सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी हिंदी की तासिका है और इस हिंदी की तासिका में मैं आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करता हूं। हालांकि हमारी ये कक्षा हिंदी की है, इस वजह से पूरी कक्षा में मैं हिंदी भाषा का ही प्रयोग करूंगा, परंतु आपको कहीं पर दिक्कत हो अथवा कोई सूचना हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप रोक कर मुझे अपनी मातृभाषा में पूछ सकते हैं की मराठीमध्ये तुम्ही विचारू शकता। तुम्हाला एखादी अडचण असली तर मला थांबवून आपण आपली शंका विचारू शकता। तर यापुढे आपली पूर्ण तासिका ही हिंदीत असेल आणि जिथे पण तुम्हाला अडचण येईल मला प्रश्न विचारायला संकोच करू नका आणि आपला माईक ऑन करून तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता। तर ऑनलाईन शिक्षणामध्ये आज आपला हिंदीचा विषय आणि इयत्ता 7वी। ओके, पुढची स्लाइड। हाँ, मैं आपके सामने हूँ श्री प्रशांत एगोल पवार। मेरे विद्यालय का नाम है के मार्ग हिंदी शाला क्रमांक 2, जो हमारे बृहन मुंबई मनपा में जी दक्षिण विभाग में ये स्कूल आता है। और मैं आज आप लोगों को आपकी कक्षा के पहला पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। पहली इकाई है हमारी और उस पहली इकाई का पहला ही पाठ है वाचन मेला। और ये वाचन मेला जो है बच्चों, वो एक चित्र वाचन है। हमारा चित्र वर्णन हम लोग करने वाले हैं और इस चित्र का निरीक्षण करना, इस चित्र को देखना और उससे संबंधित जो आपने निरीक्षण किए हैं उनको आप बता सकते हैं मुझे। ये पाठ शुरू करने के पहले मैं किरण मिश्र अयोध्यावासी, एक हिंदी के नवयुग के गीतकार के रूप में प्रसिद्ध है, इनकी 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। चित्रों की भाषा पढ़ने की जिन्हें आदत, वो जानते हैं चित्रों की ताकत इबादत। रचता वही तुलिका जो मन में सोचते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें वो कहते हैं, जो मैं नहीं बोल पाता वो चित्र बोलते हैं। चित्रों की महानता इन 4 पंक्तियों में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि जो हम लोग नहीं बोल पाते हैं वो चित्र बोलते हैं। चित्रों में अपने आप का वर्णन करने के लिए बहुत ज्यादा क्षमताएं होती है। ऐसा कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है, अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स। एक चित्र में हजारों शब्द, जो एक निबंध से भी संभव नहीं हो पाता, वो एक चित्र के माध्यम से आप उसको समझ पाते हो। जैसे कि कहीं पर डस्टबिन का चित्र दिखा, कूड़ेदान का चित्र, तो आप समझ जाते हैं कि वहां पर कूड़ा नहीं फैलाना है, कूड़ेदान में ही डालना है। या फिर कहीं कहीं पे आजकल सैनिटाइजर का एक चित्र लगा होता है और वहां पे लगा, आपको समझ में आता है कि मुझे हाथ सैनिटाइज करने हैं वहां पर। तो चित्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, और उस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि चित्रवाचन क्या होता है, इसके क्या साहित्यिक मूल्य है, इसको क्यों जानना जरूरी है और ये हमें किस प्रकार से सहायक सिद्ध होता है। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है, जिसको दूसरी भाषा में हम लोग चित्रवाचन भी कहते हैं। यानी चित्र वर्णन करना यानी किसी भी चित्र को देखकर उससे संबंधित आपके मन में कुछ भाव आते हैं और उन भावों को आप प्रकट करते हैं। उन भावों को प्रकट करना ही चित्रवाचन या चित्र वर्णन होता है। और आप लोग जानते हो, आपकी शायद मराठी की किताब में भी और हिंदी के भी किताब में भी जब भी पहली इकाई शुरू होती है तो आपका पहला पाठ क्या होता है, चित्रवाचन होता है। क्योंकि चित्र हम सभी को पसंद है, छोटा बच्चा रहे या एक बुजुर्ग व्यक्ति रहे, चित्रों को देखना, उनका आनंद लेना हमारा एक पसंदीदा काम है। चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जाकर चित्रों के बारे में और जानकारी जानते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसमें निहित क्रियाएं, स्थितियां और भावों का वर्णन ही चित्र वर्णन कहलाता है। दिए गए चित्र में उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्रवाचन कहा जाता है। तो जो भी चित्र आपके सामने है उसका एक सटीक ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है कि हर बच्चे को उस चित्र में वही चीजें नजर आए जो वो देख पा रहा है।
सबके भाव या सबने उस चित्र से क्या जाना ये अलग अलग हो सकता है। यानी उसमें व्यक्ति सापेक्षता हो सकती है कि एक चित्र को एक बच्चा किस तरीके से देख रहा है, उसमें से उसको क्या भाव नजर आ रहे हैं, ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। और उन्हीं भावों को प्रकट करना आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सृजनशीलता को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। ओके, अब आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर हम लोग सजीव में एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने कल्पना शक्ति दी है। इस कल्पना शक्ति का वरदान जो हमें प्राप्त हुआ है, उस वरदान से हम लोग क्या करते हैं, चित्रों को देखते हैं, उनके भाव समझते हैं और उनके बारे में कल्पना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, किसी जंगल में किसी बंदर ने किसी शेर को आते हुए देखा, तो वो शायद चिल्ला चिल्ला कर अपने बाकी साथियों को सचेत करता है। परंतु मनुष्य जब ऐसा कुछ देखता है तो अपने साथियों को आकर वर्णन करता है कि मैंने क्या देखा, फिर शेर ने कहा क्या किया, मैंने क्या किया, या फिर मैंने किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी, मैं कैसे छुप गया, फिर मैंने अपने दोस्तों को कैसे इशारा किया। तो वर्णन करना ये हम इंसानों को ही आता है, बाकी सजीवों में ये गुण नहीं होता है। तो किसी भी चित्र को या घटना को या उसको हम लोगों को प्रतिक्रिया देना हमारा एक स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अपने स्लाइड गेलीलीज, हाँ, अपने इस अनुभव की या प्रतिक्रिया को सशक्त और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाना ही चित्र वर्णन का उद्देश्य होता है। वर्णन के लिए दिया गया चित्र किसी घटना का हो सकता है या किसी पूर्ण स्थिति को दर्शाने वाला हो सकता है या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी हो सकता है। यानी व्यक्ति विशेष, यानी जैसे आप चित्र देखकर ही पहचान जाते हैं कि वो गांधी जी का चित्र है या भगत सिंह का चित्र है, क्योंकि आपको वो पता होता है उन दोनों में क्या विशेषताएं होती है। या किसी घटना को आप जब देखते हो या कोई हादसा हो गया है, उसका चित्र देखकर आपको समझ में आता है कि वो हादसे का चित्र है या किसी त्योहार का चित्र है। तो उसमें जो निहित भाव है, उन चित्रों को देखते हुए ही आप समझ जाते हो। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं हम लोग चित्रवाचन के उद्देश्यों पर, हाँ, चित्रवाचन के लाभ पर। इसके पहले हमने चित्रवाचन के उद्देश्य देखे। बाकी चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का हमारा विकास होता है। यानी जब हम लोग अपनी नजर से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 80% से ज्यादा ज्ञान हम लोगों को अपनी आंखों से होता है, ये साइंस ने माना है। और विज्ञान की ये बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, चीजों को अपनी आंखों से देखकर समझ पाना, ये हमारी बहुत बड़ी क्षमता है। तो चित्र वर्णन से वस्तु या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है। उसके बाद चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। अब कल्पना करिए, एक छोटे बालक को भी आप चित्र दिखाएंगे तो उसके ज्ञान में जो है या उसका पूर्वानुभव जो है, उस आधार पर वो चित्र का वर्णन कर सकता है। यानी किसी भी छोटी चीज को देखकर जो उसके अनुभव की है उसके साथ उसका संबंध जोड़ता है। भले ही वो उस वस्तु का वास्तविक वर्णन ना कर पाए, वो अपने अनुभव से उसका वर्णन कर सकता है। चित्र वर्णन से अपने विचारों को एक धागे में पिरोकर लिखने की प्रतिभा का विकास होता है। तो बच्चों, जब हम लोग किसी भाषा को सीखते हैं तो उस भाषा में बोलना, उस भाषा में वर्णन करना और उस भाषा में रचना करना, ये उस भाषा को सीखने के बाद हमें आना चाहिए। और चित्र वर्णन इसमें हमें सहायक सिद्ध होते हैं। तो चित्रों से हम जो भी देखते हैं उसमें घटनाक्रम की श्रृंखला हम देखते हैं। आज की तासिका खत्म होने के बाद अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो कुछ आखिरी पन्नों में देखिए, एक सुंदर चित्र कथा वहां पर है और उन हर चित्र में क्या हुआ होगा ये वहां पर सवाल है। जरूर देखिए अगर आपके पास किताब हो तो। भाषा लेखन का विकास होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सृजनशीलता जो होती है, हमारे मन मस्तिष्क से जो भाव निकलते हैं, अगर हम उनको लिखते हैं या बोल के दिखाते हैं तो हमारी भाषा का विकास होना स्वाभाविक है। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारा शीर्षक। हमारा शीर्षक क्या है आज के पाठ का? वाचन मेला। वाचन मेला। हाँ, हमारे पाठ का शीर्षक है वाचन मेला। हाँ, हिंदी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1 पर ये चित्र बना हुआ है।
मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है हिंदी की तो आप किताब में से देखिए, स्क्रीन पर देखने से वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। जिनके पास वो नहीं है वो प्लीज आप स्क्रीन पर देखिए और 2 मिनट का समय लीजिए उस चित्र का निरीक्षण करने के लिए। उस चित्र में आपको क्या दिख रहा है ध्यान से देखिए। हर कोने पे नजर डालिए, क्या पट्टियां लिखी हुई है, क्या बोर्ड लिखे हुए हैं, फलक क्या है, या कुछ सुविचार जैसा कहीं पे दिख रहा है क्या, या वहां पे जो बच्चे हैं जो वयस्क है वो क्या कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। इससे संबंधित हम लोग कुछ सवाल और जवाब करेंगे यहाँ पर। सभी को ये चित्र स्पष्ट है? किसी को दिक्कत हो रही है चित्र देखने में? नहीं सर। हाँ, चित्र स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं, आशा करता हूँ, क्योंकि हमारा पूरा पाठ इस चित्र को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं उस पर निर्भर है। अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज बताइए। ओके, मुझे लगता है इतना समय पर्याप्त है इस चित्रों को देखने के लिए कि और समय चाहिए? नहीं सर। पर्याप्त है, बाकी लोग भी ठीक है। चलिए इस चित्र का ऑब्जर्वेशन करिए। जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं वो लोग भी इस चित्र को स्क्रीन पर जरा देख लीजिए, क्योंकि हम लोग आगे की चर्चा इसी चित्र के आधार पर करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला पाठ है, चित्र वाचन, वाचन मेला उसका शीर्षक है। फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चित्र देख लीजिए और हम लोग आगे की चर्चा हमारी इस चित्र पर निर्भर है कि हमने इस चित्र में क्या निरीक्षण किया। ध्यान से देखिए, वो दृश्य क्या बता रहा है, वहां के लिखे बोर्ड क्या बता रहे हैं, वहां पे उपस्थित बच्चे और स्त्री पुरुष क्या कर रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि लगभग सभी ने ये देख लिया है और सभी लोग इसको इसको समझ ले। अब मुझे बताइए इसका शीर्षक क्या था, इस चित्र का शीर्षक क्या है जो मैं बार बार रिपीट। वाचन मेला। वाचन मेला। वाचन इस शब्द से आप परिचित है, भली भांति परिचित है। मेला इस शब्द से परिचित है? मराठी में मेला का अर्थ कुछ अलग होता है। जत्रा। तो इसका मेला का अर्थ यहाँ पर, जैसे है मराठी में मेला का कुछ अलग मीनिंग होता है, मृत हो जाना मेला कहलाता है, परंतु हिंदी में मेला यानी जो यात्रा होती है, जत्रा जो हम लोग मराठी में बोलते हैं, इंग्लिश में फेयर बोलते हैं, तो वो उस प्रकार का है वाचन मेला। जैसे विद्यालय में हम लोग अलग अलग तरह के उपक्रम मनाते हैं, वैसे क्या मनाते हैं हम लोग, क्या मनाते हैं? वाचन मेला मनाते हैं। बहुत सारे अलग अलग स्वरूप में मनाते हैं। हम लोग हमारी स्कूलों में क्या मनाते हैं, वाचन प्रेरणा दिवस मनाते हैं कि नहीं, 14 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनकी जयंती को हम लोग वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं, और उस दिन हमारे विद्यालय में कुछ ऐसे ही उपक्रम हम लोग करते हैं। तो इस चित्र में वाचन मेला आपको दिख रहा है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया। वाचन मेला मतलब, अगर मैं मराठी में इसको ट्रांसलेट करूँ तो क्या होगा, वाचन जत्रा ऐसा कुछ होगा, वाचन जत्रा। और जत्रा में जैसे मेले में हम लोग क्या क्या करते हैं, हम हर वो चीज करते हैं जो हमें पसंद है। बहुत सारी चीजें वहां पे, खाने पीने के स्टॉल होते हैं, हम वहां से खाते पीते हैं। हम लोग खिलौने के स्टॉल से खिलौने खरीदते हैं, या कुछ राइड्स होती है वहां पर हम लोग वो राइड्स एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं, वहां का आनंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मेले में जिस प्रकार से अलग अलग चीजों का, अलग अलग पदार्थों का, व्यंजनों का आस्वाद लेते हैं और अपने आप को संतुष्ट करते हैं, आनंदित करते हैं, उसी प्रकार से वाचन मेला भी आपको आनंद देता है। किस प्रकार का आनंद देता है वाचन मेला? आपको किस प्रकार का आनंद दे सकता है, कोई बताएगा?
उनसे बहुत सारी चीजें हमें सीखने मिलती। अलग अलग पुस्तक। यस, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, आपने अच्छा आंसर दिया। अलग अलग पुस्तकें आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग पुस्तकों के चित्र आपको देखने, और कुछ पुस्तक आप खरीद भी सकते हैं, और कुछ कहानियां वहां पे खड़े खड़े भी, छोटी बुक हो तो आप पढ़ लेंगे। तो वाचन मेला आपको एक आनंद देता है, जो एक आत्मिक आनंद होता है, कि हम लोग कुछ पढ़कर कभी रोमांचित होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी हंसते हैं, तो कोई कहानी पढ़कर हमें दुख होता है। ओके, तो इस प्रकार से वाचन मेला हमें आनंद देता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द पट्टियां आपने देखी होगी, क्या आप वो मुझे बता सकते हैं? कुछ नोट डाउन आपने किया हो, या अभी चित्र भी आपके सामने है? ग्रंथ दिंडी है। ग्रंथ दिंडी है, ऑडियो बुक। ऑडियो बुक्स, और पुस्तकों से पाए ज्ञान, विचारे, भाषाएं, विज्ञान। वेरी गुड, किशोर साहित्य। हाँ ग्रंथ दिंडी। हाँ, ग्रंथ दिंडी हो ग्रंथ गया। दिंडी। हाँ, अलग अलग स्टॉल लगे हैं, वहां पे कुछ पट्टियां लिखी हुई है, बोर्ड यानी फलक लिखे हुए हैं, वो देखिए। साहित्य, विज्ञान कथा। विज्ञान हाँ, कथा। विज्ञान कथा है। और बाल साहित्य किशोर के बोर्ड देखिए साहित्य। सामने में, कोने में, ऊपर वाले कोने में ऑडियो बुक। बाल कथा, विज्ञान कथा के बोर्ड दिख रहे हैं। उसी के नीचे में लिखा है ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, आप देख पा रहे हैं। कहीं पे किशोर साहित्य का एक अलग से सेक्शन है, वहां पर विभाग है। बच्चों के हाथ में एक फलक है, उस पर भी कुछ लिखा है। एक सामने लड़की चल रही है, उसके हाथ में ग्रंथ दिंडी का बोर्ड है, जो आप लोग बता रहे हैं सभी लोग। और पुस्तकें हम सबके साथ ही प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती, ऐसा वहां पर एक उद्घोष घोष वाक्य लिखा हुआ है। तो बच्चों, इस चित्र को आपने बहुत अच्छे से देखा, और आप देख पा रहे हो कि कहीं पे बच्चे ग्रंथ दिंडी निकाल रहे हैं, कहीं पे बच्चे किताबें खरीद रहे हैं, कहीं पे किताब खोलकर पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये सब हम लोग वाचन मेला में देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये चित्र को देख के हो गया ऐसा मैं मानता हूं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। चित्र में कौन कौन से शब्द लिखे हुए मिले, इसका अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। वो शब्द क्या थे, अब स्क्रीन पर देखिए। जैसे बाल साहित्य, आगे चलिए, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, और ग्रंथ दिंडी। ये कुछ शब्द हम लोगों ने देखे हैं। इसमें से कुछ शब्द मराठी में भी होते हैं, आप देखेंगे। ई बुक्स और ऑडियो बुक्स ये अंग्रेजी से लिए गए शब्द हैं। और ग्रंथ दिंडी, ये भी दिंडी एक प्रकार मराठी संत परंपरा से आया हुआ है। तो इन इन सभी शब्दों के बारे में, या इन सभी संकल्पनाओं के बारे में हम थोड़ा और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड में, और देखते हैं कि ग्रंथ दिंडी क्या होती है। आप में से काफी लोग, मुझे लगता है लगभग सभी लोग दिंडी से परिचित है। दिंडी क्या होती है? हाँ सर। हाँ, जैसे हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है। यहाँ पर ज्ञान मार्गी शाखा के और भक्ति मार्गी शाखा के अनेक संत होकर गए हैं। और हर साल आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में एक बड़ा उत्सव होता है, और महाराष्ट्र भर से संत समुदाय वहां पर अपनी अपनी दिंडी लेकर जाते हैं। और वो जब दिंडी लेकर जाते हैं, उससे क्या प्रतीत होता है कि वो ये संत परंपराएं है, ये जो वारकरी संप्रदाय है, इसको वो आगे बढ़ाते रहेंगे। ये पिछले 400 साल की संस्कृति हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ी नहीं है, इसको हर साल हम लोग करते हैं, मनाते हैं। अब इसका संबंध ग्रंथ के साथ कैसे लगाया जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि दिंडी हम लोग संत परंपरा को बनाए रखने के लिए करते हैं, और हर साल आषाढ़ एकादशी के दिन वारी के रूप में हजारों लाखों वारकरी वहां पहुंचते हैं। वैसे हम लोग ग्रंथ की दिंडी ग्रंथ मेला यानी वाचन मेले के दिन कर सकते हैं, जैसे आपने चित्र में देखा। तो ग्रंथों को एक पालखी में रखा गया है, उस पालखी को सजाया गया है फूलों से, मालाओं से, और उसमें कुछ ग्रंथ रखे गए हैं। और उन दो ग्रंथों को, या कुछ ग्रंथों को बड़े बाजे गाजे के साथ, या घोषणाओं के साथ, या फिर लेझिम या ढोल पथक के साथ आपके परिसर में जब आप जाते हैं और पूरे समूह का आप उसको दर्शाते हैं, तो वो दिंडी कहलाती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, देखिए कुछ विद्यालयीन बच्चे हैं जिनके कंधे पर ग्रंथ दिंडी है, और पीछे कुछ बच्चे लेझिम का खेल भी खेलते हुए जा रहे हैं। अब आप देखेंगे, जब हम लोग ग्रंथ दिंडी कंधों पर लेते हैं,
तो वो जब कंधे पे कुछ लेते हैं तो वो एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। जब हम कंधे पर किसी भी चीज का वहन करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि हमें अब वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है। और ये बच्चे ये बता रहे हैं कि ये जो ग्रंथ हम लोग अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं, इसकी परंपरा यानी वाचन की परंपरा हम लोगों को सतत बनाए रखना है। जैसे शेक्सपियर होकर गए, आप लोग जानते हो, अंग्रेजी साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है। उनके समकालीन और एक लेखक थे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की याद में एक कविता लिखी थी, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड। उसमें उन्होंने ये कहा है, एंड आर्ट alive still while the book doth live, and we have wits to read and praise to give। जैसे हम लोग तो हमेशा ये कहते हैं कि लेखक मरता नहीं है, वो अपने साहित्य के द्वारा जीवित रहता है। कोणताही लेखक मरत नसतो, तो आपल्या साहित्यातून जिवंत असतो, तो आपल्या वाङ्मयातून जिवंत असतो। परंतु उन किताबों को, उन उन पुस्तकों को जीवित रखना किसका काम है? वाचकों का काम है। लेखक अपने साहित्य से जीवित रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उस लेखक के साहित्य को जीवित रखना किसका काम है? ये हम सब का काम है, हम वाचकों का काम है। इसलिए हम लोगों ने नियमित रूप से वाचन करना है। तो ये ग्रंथ दिंडी वही बता रही है कि हम जो जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं, उस जिम्मेदारी को पूर्ण क्षमता से वहन करें और वाचन की संस्कृति अपने समाज में, अपने समूह में, अपने राष्ट्र में बनाए रखे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखिए टाइटल, इसका शीर्षक देखिए, बाल साहित्य। और बाल साहित्य की परिभाषा आपके आंखों के सामने है लाल अक्षरों में। बाल साहित्य छोटी उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा गया साहित्य होता है। जैसे कि उसके शीर्षक से ही पता चल रहा है कि बाल साहित्य किसके लिए होता है, ऐसे छोटे बच्चों के लिए होता है। आमतौर पर मैं अगर किसी छोटे बच्चे को कोई ऐसी किताब दे दूं, वो पढ़े, बड़ों के लिए लिखी गई हो, तो वो शायद उसमें रुचि नहीं लेगा और थोड़ी देर बाद वो छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि बड़ों के किताबों में चित्र कम होते हैं, उसमें फॉन्ट साइज यानी अक्षरों का आकार छोटा होता है, और कम चित्र होते हैं या ना के बराबर चित्र होते हैं। तो ऐसे किताबों में बच्चे रुचि नहीं लेते हैं, और इसलिए उन बच्चों का ख्याल रखते हुए कुछ खास किताबें लिखी जाती है जिनको बाल साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप लोग भी बहुत सारे बाल साहित्य से परिचित होंगे। हिंदी का अगर नहीं भी पता हो तो आप मराठी के कुछ ऐसे साहित्य बता पाएंगे जिनको आपने अभी तक पढ़ा हो कभी, या किसी किताब का नाम, या फिर ऐसी कोई हर महीने छपने वाली मासिक या साप्ताहिक बाल साहित्य की कोई किताब? एक दो नाम मुझे बता पाएंगे आप लोग? सर हाँ, एक वीक में ना वो बाल साहित्य का न्यूज़पेपर भी आता है, वो हम न्यूज़पेपर आता है। ओके, न्यूज़पेपर का मतलब बाल साहित्य, बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ खबरें आती है, न्यूज़पेपर एक छोटा सा होता है। हाँ, वो बाल साहित्य में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। और कुछ जो आप लोगों ने हाल ही में पढ़ा होगा, लॉकडाउन में पढ़ा होगा, या आपके विद्यालय में बाल आप लोग कथा, बाल बाल कथा कथा है, बाल कथाओं के संग्रह, वेरी गुड। और एक बाल नियमित रूप से छपने वाले भी कुछ होते हैं, नियमित रूप से छपने वाले, जैसे मैं बताऊंगा तो फिर बताऊं। जैसे आपने चंपक का नाम सुना है? चंपक, चंपक किताब शायद अभी छपना बंद हो गई है, मुझे उतना पता नहीं, लेकिन एक जमाने में वो बहुत प्रसिद्ध थी। चंदा मामा जिसको हिंदी में कहा जाता है, और मराठी में चांदोबा, चांदोबा नाम की किताबें एक समय में बच्चों के लिए बहुत बड़ा मतलब आकर्षण का केंद्र रहा करता था। तो बच्चों, बाल साहित्य में ऐसे साहित्य का समावेश होता है जो बच्चों के रुचि के अनुरूप हो। तो ठीक है, आप लोगों के स्कूल में जब जाएंगे आप लोग रेगुलर स्कूल में, तब प्लीज ऐसी किताबें ढूंढिए, अपने शिक्षकों से मांगिए और उनको पढ़ के देखिए। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, और वो स्लाइड है हमारी विज्ञान कथा। आप लोगों ने हाल ही में या पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में देखी होगी जिनको हम लोग साइंस फिक्शन इस कैटेगरी में डालते हैं। साइंस फिक्शन, साइंस और फिक्शन, ये दोनों शब्द मिलकर हम लोग विज्ञान कथा बनाते हैं हमारे हिंदी साहित्य में। साइंस यानी विज्ञान और फिक्शन यानी कल्पना। जैसे यहाँ पे परिभाषा आप देख रहे हो, देखिए, विज्ञान कथा काल्पनिक साहित्य की वह विधा है, विधा होना यानी प्रकार होना, वह विधा है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संभावित परिवर्तनों को, प्रतिक्रिया को कथात्मक अभिव्यक्ति देता है। यानी विज्ञान के कुछ तत्व लेना और अपने लेखक की कल्पनाओं को मिलाना,
और इनसे कुछ रोचक ढंग से ऐसा प्रस्तुत करना कि वाचक उसमें मतलब ये हो जाए कि उसको छोड़े ही नहीं पढ़ना। तो विज्ञान कथा जो होगी वो इसी प्रकार की होगी, जिसमें विज्ञान का थोड़ा सा लिया गया है और थोड़ा सा कल्पना लिया गया है, और इसको प्रस्तुतिकरण विज्ञान कथा के रूप में किया गया। जैसे आप कुछ कवर पेज अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे चुनिंदा विज्ञान कथाएं, विश्व विज्ञान कथाएं, या या बाल विज्ञान कथाएं, इस प्रकार से आप लोग विज्ञान कथाएं पढ़ सकते हैं। ये उसमें से एक विधा है, और कुछ बच्चों को विज्ञान कथाएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ एक सावधानी बरतनी है, विज्ञान कथाएं पढ़ते समय हमें अक्सर ऐसा लगने लगता है कि वो सत्य है। कुछ विज्ञान कथाएं संपूर्णतः सत्य होती है, कुछ विज्ञान कथाओं में विज्ञान और कल्पना विलास इन दोनों का समावेश होता है। तो आप अपने विवेक का उपयोग करते हुए उसकी सत्यता जानने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे किशोर साहित्य के बारे में। अब आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं बच्चों, उस उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है। ओके, और ऐसे बच्चों को ध्यान में रखकर जो साहित्य रचा जाता है, उस साहित्य को किशोर साहित्य कहा जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर एक गोसाई बागान का भूत है, या फिर दिमाग कैसे काम करता है, या किशोरावस्था क्या है, ऐसी कुछ किताबें वहां पर आप देख पा रहे हो। ओके, जैसे गोसाई बागान का भूत का जो कवर पेज है वो मैंने अपनी कक्षा 6ठी में पढ़ा था, और मुझे आज भी वो किताब पसंद है, और उसकी एक कॉपी मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। और जब भी मैं अपने क्लास के बच्चों को पढ़ने के लिए देता हूँ तो वो ले जाते हैं, फिर मुझे दूसरी कॉपी खरीदनी पड़ती है जो मैं साहित्य अकादमी के ऑफिस से खरीद लेता हूँ। तो इस तरीके से ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किशोर साहित्य कहलाता है, जो किशोर अवस्था के बच्चों को ध्यान में रखकर, यानी आपकी कक्षा में अगर मैं पहली के बच्चों को पसंद आए ऐसी स्टोरी की किताब आपको दूं, तो शायद आप उसको इतना पसंद नहीं करेंगे। फिर मैं आपको किसी भूत प्रेत की कहानी, या कोई रोमांचक सफर, या कोई परियों और राक्षसों की बहुत ही बहादुरी वाली कुछ कहानियां, या कोई वीर पुरुष की कहानियां, ऐसी कुछ कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो आप उसको और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, किशोर नाम की एक मासिक भी आती है, आप लोगों से काफी लोग परिचित होंगे। मराठी पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडल हर महीने इसकी एक प्रति छापता है, जो विद्यालयों में बच्चों को उपलब्ध हो सके। और ये पिछले काफी दशकों से ये मतलब इसको पढ़ने वाली एक पीढ़ी हमारे आज के जो हम लोग देखते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग किशोर इस किताब से परिचित है। किशोर किताब के बारे में मैं बता रहा हूँ, मराठी में जो छपती है। और आप लोग जानते हो, ई बाल भारती के कार्ड पर आप लोग इसके पुराने एडिशन भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक के पीडीएफ के रूप में करते हैं ना, उसी प्रकार से आप लोग किशोर इस मासिक का पीडीएफ पिछले वर्षों के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पीडीएफ ई बुक का जिक्र हुआ है, तो हम लोग अभी अपने नकली स्लाइड में उसके बारे में जानेंगे। ई बुक्स, जैसे ई इस शब्द में, ई बुक्स इस शब्द में ई शब्द क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में कोविड की वजह से हम सब अपने घरों में बैठे हैं, विद्यालय हमारे बंद हैं, परंतु आप में से काफी बच्चों को आपके शिक्षकों ने आपकी पाठ्य पुस्तकें पीडीएफ के रूप में भेजी होगी, या फ्लिप बुक के रूप में भेजी होंगी, तो वो आप में से कुछ लोग पढ़ते भी होंगे। तो ये ई बुक्स जो है, उसकी क्या परिभाषा है? ई पुस्तक यानी सर आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट। कितने देर से म्यूट है सर? अभी हुआ। सॉरी, कुछ स्किप नहीं हुआ ना आप लोगों का? चलिए, नहीं। सॉरी उसके लिए। ओके, तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये जो डिजिटल साहित्य है, इसको ई बुक्स के रूप में हम लोग देख पाते हैं, जिसको आप कहाँ पर पढ़ सकते हैं? जो आपके पास गैजेट होते हैं, जैसे लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, या आपका कंप्यूटर है। और इसी के साथ साथ विशेष रूप से पठन के लिए एक विशिष्ट प्रकार का गैजेट डिजाइन किया गया है, जिसको किंडल कहते हैं। वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला चित्र ऊपर से। तो इस पर भी काफी किताबें पढ़ी जा सकती है। ये रीडर फ्रेंडली होता है। इसका मतलब जैसे आप स्क्रीन मोबाइल के देखते हैं तो कुछ देर बाद आपकी आंखों में थोड़ा पानी आने लगता है, आंखों में जलन हो सकती है, लेकिन किंडल में आमतौर पर उसको एक वाचक की दृष्टि से इस प्रकार से बनाया होता है कि आंखों को कम कष्ट पहुंचे। और एक किंडल में या एक मोबाइल लैपटॉप में आप काफी यानी हजारों सैकड़ों किताबें रख सकते हैं, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है।
परंतु ये ध्यान में रखिए कि आपको एक वैलिड सोर्स से लेना है। आजकल पीडीएफ किताबें पायरेसी में से भी आती है, वो लेखक के साथ अन्याय हो जाएगा। तो हमें अपने सामाजिकता का भान रखते हुए एक वैलिड यानी वैध सोर्स से इन किताबों को डाउनलोड करना है, पढ़ना है। जैसे आप प्रथम इसकी वेबसाइट पर जाएंगे या फिर एकलव्य फाउंडेशन की इस पर जाएंगे वेबसाइट पर, या फिर अरविंद गुप्ता जी के, तो आपको ऐसे बहुत सारी किताबें पीडीएफ स्वरूप में मिलेंगी। और हमारे ई बाल भारती कार्ट में आपकी पाठ्य पुस्तकें या किशोर मासिक या अन्य पुस्तकें जो पिछले कुछ वर्षों के अभ्यासक्रम की पुस्तकें थे, वो भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए अभी हम लोग अपनी अगली स्लाइड पर आते हैं, वो है ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स, उसकी परिभाषा देखिए। ऑडियो बुक किसी पुस्तक का ध्वनि संग्रह होता है, यानी समझिए किसी के लेखक ने किताब लिखी हुई है और उस लिखी हुई किताब को किसी के आवाज में रिकॉर्ड किया जाना, ये ऑडियो बुक कहलाता है। आजकल आप लोग इंटरनेट पे या टीवी पर ऐसे बहुत सारे ऐप के एडवर्टाइजमेंट या उसके विज्ञापन देखते होंगे। उस विज्ञापन में बताया होता है कि आप इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए और बहुत सारी स्टोरीज, कहानियां, किस्से या उपन्यास घर बैठे सुनिए। इसमें एक सहूलियत होती है कि आप यात्रा करते समय या फिर आप बैठे हो तो अपने आंखों को बिना कष्ट दिए आप सुनकर उस किताब को समझ पाते हैं। तो ये आजकल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते जा रहा है, लोकप्रिय होते जा रहा है। और ऑडियो बुक्स फ्री में भी और शुल्क के साथ दोनों प्रकार में ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। कुछ उसके ऐप भी है, आप अपने परिवार को कहकर उसका आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और कुछ कहानियां आप सुन सकते हैं। नहीं तो कम से कम पहले आप जो फ्री में अवेलेबल है, जो फ्री में उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है, उन ऑडियो बुक्स को आप सुनने की कोशिश करिए। जैसे कुछ गानों के ऐप्स भी होते हैं, मेरे पास एक ऐसा ऐप है गानों का। उस ऐप में कुछ प्रेमचंद की कहानियां या कुछ अनुवादित कहानियां, उनको आप सुन पाएंगे। तो आप लोग खुद सर्च करिए, आप कुछ एक ढूंढने जाएंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब तक हम लोगों ने वहां पर कौन कौन से शब्द पट्टिका थी उसके बारे में चर्चा की। अब हम लोग देखेंगे कि वहां पर कौन से घोष वाक्य थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, पहला घोष वाक्य था, पुस्तकें हम सबके साथी, प्रज्वलित करे मन की बाती। तो पुस्तकें हमारे क्या है, साथी है, और वो प्रज्वलित करते हैं हमारे मन की बाती। बाती यानी मराठी में वात कहते हैं ना, दिव्याची वात। वैसे दीपक की जो बाती होती है, जो उसको जलाती है और उसका प्रकाश सर्वदूर पहुंचाती है। तो पुस्तकें हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का उजियारा फैलाते हैं। पुस्तकें जब आप पढ़ने लगेंगे तो आप उस समय लेखक जो विचार कर रहा था उन विचारों से गुजरते हैं। समझिए आप प्रेमचंद पढ़ रहे हैं तो शायद आप किसी का दर्द जानने का प्रयास करेंगे। शायद आप महादेवी वर्मा का कोई साहित्य या कोई उनका मेरा परिवार के किसी जानवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उनके प्रति लगाव पढ़ेंगे। या आप सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता झांसी वाली रानी थी वो पढ़ेंगे तो शायद आप में वीर रस का कुछ आ जाए। तो इस प्रकार से आप लोग जिस साहित्य का पढ़ते हैं या जिस जानकारी के बारे में, विज्ञान के बारे में भी हो सकता है, तंत्र ज्ञान के बारे में हो सकता है, या फिर कुकरी यानी रेसिपीज, आजकल कुछ खाने पीने के पदार्थ बनाने की भी किताबें आती है, या बच्चों की परवरिश किस प्रकार से की जाए उसकी किताबें आती है, या फिर अभ्यास की तो हमारी होती ही होती है, स्पर्धा परीक्षाओं यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो ये सब किताबें जो है हमारे साथी के रूप में हमारे साथ चलती है। खुद का व्यक्तिगत पुस्तक संग्रहालय होता है काफी लोगों का, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का हजारों किताबें थी उनके व्यक्तिगत पुस्तक संग्रहालय में, और वो उनकी अच्छी साथी के रूप में जीवन भर थी। तो पुस्तकें हम सबके साथ है, आप उनको कितने भी बार हाथ लगाओ, कितनी बार भी खोलो, पढ़ो, उनमें से नया ज्ञान प्राप्त करो। किताबें आपसे कभी ऊब नहीं जाएंगी, वो हमेशा आपको कुछ नया देंगी। दूसरा घोष वाक्य था, क्या था, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। तो अभी तक मैं वही कह रहा था कि पुस्तकों से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे लिखने की कला या उसको मुद्रित करने की कला और पुस्तक रूप में संचय करने की कला जब इंसान ने प्राप्त की, तब से ज्ञान का संक्रमण करना बहुत आसान हो गया। नहीं तो पहले क्या होता था, मौखिक परंपराओं से ही चीजें आगे जाती थी, जैसे लोक कथाएं। लेकिन
आज हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ जो साहित्य होता है वो अधिक वैध यानी वैलिड माना जाता है। जैसे आपने इतिहास में भी सीखा होगा, इतिहास के लिखित साधन, उसमें लिखित साधनों को अत्यधिक विश्वसनीयता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये जो का त्यों आगे की पीढ़ियों को संक्रमित होता है पुस्तकों के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। कुछ अन्य घोष वाक्य हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सूझे ना जब कोई निदान, पुस्तक से मिले समाधान। सूझे ना जब कोई निदान, पुस्तक से मिले समाधान। प्यारे बच्चों, पुस्तक से क्या मिलता है आप लोगों को? समाधान मिलता है। कब समाधान मिलता है? यहाँ पे समाधान का अर्थ है जवाब मिलना। हम लोग बोलते कि नहीं, अरे मला काही समाधान मिळालं नाही त्यावर, किंवा ऐसे कुछ बोलते समय मुझे कोई समाधान नहीं मिला अभी तक। समाधान मिलना यानी कोई उसका उत्तर मिलना, या कोई उस प्रश्न को या उस संकट को या उस समस्या को हल करने की कोई तरकीब मिलना। जब भी आप लोग किस परेशानी में होते हो या किसी चीज के बारे में आपके पास जानकारी नहीं होती है, तो आप पुस्तकों को टटोलो जरा। बहुत सारे लोग जब अपने जीवन में संकट आते हैं तो कुछ धार्मिक किताबों का सहारा लेते हैं और उसमें से कुछ पंक्तियां पढ़कर अपने मन को बहलाते हैं। कुछ लोग अपने पढ़ाई के दौरान संदर्भ ग्रंथों की सहायता लेते हैं और उसमें से कुछ ज्ञान हासिल करते हैं जो पाठ्य पुस्तकों से पर्याप्त नहीं मिलता। या फिर जैसे मैंने कहा कि आज के समय में हम लोग बच्चों की परवरिश से लेकर या फिर कुछ पकवान बनाने की रेसिपीज से लेकर, या फिर गार्डनिंग कैसे किया जाए इस पर से लेकर अनेक विषयों पर भरपूर आपको किताबें मिलती है। और जब आप समस्या से ग्रसित होते हैं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तब आप इनका सहारा ले सकते हैं, जिसको आप बार बार पढ़कर अपनी समस्या के संबंध में नए नए हल ढूंढ सकते हैं। अब अगला बोर्ड देखिए। पुस्तक में होती है नई खोज। पुस्तक में होती है नई खोज, पुस्तकों से मिलती है नई सोच। ये नई सोच यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। जैसे कि हम अपनी मातृभाषा में पढ़ना जानते हैं तो हम एक मर्यादित साहित्य पढ़ पाते हैं। जैसे मैं समझिए मराठी माध्यम का बच्चा हूँ, या इंग्लिश माध्यम का बच्चा हूँ, या कन्नड़ या तमिल माध्यम का, किसी एक माध्यम का मैं बच्चा हूँ, तो मैं उसी का साहित्य अगर पढ़ता हूँ तो शायद मैं बहुत सारी चीजों से अछूता रह जाता हूँ। परंतु मैं दूसरी भाषाओं को अगर अर्जित करता हूँ ज्ञान उसका, या फिर मैं अनुवादित साहित्य पढ़ता हूँ उन भाषा में, तो मेरी सोच को एक नया दायरा मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण बताना चाहूंगा गांधी जी का। गांधी का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और वो वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए थे। और वहां पर उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी थी, याद है? उन्होंने वॉर एंड पीस नाम की एक किताब पढ़ी, जिसमें अहिंसा का बखान किया गया था, कि अहिंसा का महिमा मंडन किया गया था कि हम इंसानों ने अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, हिंसा में कुछ नहीं है। वॉर एंड पीस का मतलब होता है युद्ध और शांति। और ये किसने लिखी थी किताब पता है? ये एक रशियन लेखक ने लिखी थी, रूसी लेखक थे, लियो टॉल्स्टॉय। उन्होंने इस किताब को लिखा था। लियो टॉल्स्टॉय अपने युवावस्था में कुछ समय सैनिक रहे थे, और दो राष्ट्रों के बीच जब युद्ध होता है तब उन्होंने कत्लेआम देखा, किस तरह से मनुष्य का जीवन कुछ मिनटों में या कुछ क्षणों में नष्ट किया जा सकता है, और चारों तरफ खून। तो आप लोग देख रहे हैं खबरों में कि आजकल क्या हो रहा है अफगानिस्तान में वगैरह, कि मानव इतिहास ऐसे ही हिंसा से भरा पड़ा हुआ है, और वो हिंसा के कारण कुछ भी हो सकते हैं, परंतु अंत में शांति ही सबके लिए आवश्यक है और वही जरूरत है। और उस किताब में पढ़ने के बाद गांधी जी ने अपने जीवन में अहिंसा के तत्वों को लाया। अब ये जो मैं अभी घोष वाक्य में यहाँ पर पढ़ रहा था, उसमें लिखा है पुस्तकों से मिलती है नई सोच, और गांधी जी को वो नई सोच मिली और उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन में आत्मसात करके अपना पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन है भारत का, वो पूरा अहिंसा में मार्ग से उन्होंने चलाया। हमें शांति से, क्रांति से, अनेक मार्गों से स्वतंत्रता मिली है, परंतु गांधी जी को हाथ लगाने के भी मतलब अंग्रेज डरते थे कि ये अहिंसावादी है, इसको कैसे हम लोग खत्म करें, विचारों को कैसे खत्म करें उन्हें। तो इस प्रकार से ये हमने समझा। आगे चलते हैं। जब ना हो कोई संगी साथी, पुस्तक ही तब मन बहलाती। तो ये तो एक आम चीज है। जब भी आप अकेले हो और ऊब गए हो या बोर हो गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपके पास ढेर सारी किताबें पड़ी है, तो कोई भी एक किताब उठा लो और उसमें पढ़ो,
तो आपको बहुत मनोरंजन देगी, आपको किसी अलग अलग परियों के देश में घुमा कर लाएगी, या समंदर के नीचे या आसमान में उड़ा कर लाएगी, या किसी राजकुमार या राजा के महल में ले जाएगी, या किसी परी के पंख में बिठाकर आपको सैर करा कर लाएगी। तो आप जब भी ऊब जाए, बोर हो जाए, तो आप पसंदीदा अपनी किताब, आप अभी से कुछ किताबें खरीदना शुरू कर दीजिए जो आपके संग्रह में हो और आप उनको अपने साथ जीवन भर रख सके। तो इस प्रकार से ये घोष वाक्य आपने समझा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग थोड़ा सा सराव करेंगे। आज का हमारा पाठ चित्रवाचन था ना बच्चों, अब आप लोगों की बारी है। अब आप लोग उत्तर देंगे कि प्रस्तुत चित्र में क्या चल रहा है। ओके, अब मैं कम बोलूंगा, आप लोग ज्यादा बोलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करिए। ये चित्र देखिए, इसका ध्यान से निरीक्षण करिए, और क्या आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा दृश्य है, बता पाएंगे मुझे? वृक्षारोपण। यस, बिल्कुल सही, वृक्षारोपण है। ओके, कितने लोग दिख रहे हैं उसमें? 4 लोग दिख रहे हैं। ये वृक्षारोपण घर के परिसर में हो रहा है कि विद्यालय के परिसर में हो रहा है? आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? विद्यालय के परिसर में हो रहा है। हम लोग अंदाजा लगाते कि वो यूनिफॉर्म में है, तो शायद विद्यालय के परिसर में होगी। ओके, वो लड़का क्या कर रहा है? पौधों को पानी डाल रहा है। यस बेटा, बिल्कुल सही, पौधों को पानी डाल रहा है। और वो बैठी हुई लड़की, वो पौधों को मिट्टी लगा रही है। हाँ, गड्ढे में पौधा रखकर उस पर ऊपर से मिट्टी अच्छे से लगा रही है। ऊपर एक कोने से लड़की चली हुई आती दिख रही है। देखिए उधर छोटे छोटे पौधे ला रही है। हाँ बिल्कुल सही, वो छोटे छोटे पौधों को अपने माथे, अपने सर पर लेकर ला रही है। और वहां पे एक महिला दिख रही है लाल कपड़ों में, वो क्या बता रही है? कुछ सूचना बता रही है कि ऐसा वैसा वैसा कुछ। हाँ बिल्कुल सही कहा। जैसे हम टीचर्स बॉसिंग करते हैं ना, आपके ऊपर कैसा ही करना है वैसा ही करना है, तो वो टीचर है शायद, और वो बोल रही है कि वहां पानी डालो, यहाँ मिट्टी डालो, वहां रखो पौधे। ऐसी कुछ सूचनाएं अपने प्यारे बच्चों को वो दे रही होंगी। तो इस प्रकार से पीछे आप लोग क्या देख रहे हैं? पहाड़ है, हरियाली है चारों तरफ, सुंदर चित्र है ना ये। लेकिन ऐसा दृश्य हमें बहुत कम देखने को मिलता है, शायद चित्रों में ही देखने को मिलेगा भविष्य में। मुंबई में तो ऐसा कम देख पाते हैं हम लोग। चलिए अगली स्लाइड में जाते हैं। ओके, मुझे बताइए चित्र, ये दृश्य कहाँ का हो सकता है? आप में से काफी लोग गांव से संबंधित होंगे, या आपके मतलब दादाजी नानाजी वगैरह कोई रहते होंगे, या फिर आप छुट्टियों में जाते हैं गांव? हाँ सर। हाँ जाते हैं ना। तो क्या देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, बताइए? हाँ, एक कुआं है वहां पर। ओके, और कुएं के पास कुछ महिलाएं पानी निकल रही है। वेरी गुड बेटा, कुएं के पास कुछ महिलाएं पानी भर रही है। नाइस। कुएं को जैसे एक सामूहिक पानी भरने का जो स्थान होता है, उसको पनघट कहते हैं, आपको पता है ना? वो पनघट पर महिलाएं पानी भर रही है। ओके, आप कौन सा वाहन देख पा रहे हो सड़क पर? साइकिल देख पा रहे हैं। ओके ओके। खुली खुली जगह बहुत ज्यादा है कि हमारी मुंबई शहर जैसा एकदम पास पास में मकान है? देखिए जरा कैसे है वहां पर। खुली जगह है। खुली जगह है ना, हरियाली है। और भाग दौड़ वाली जिंदगी लग रही है कि सुकून वाली लग रही है? जरा देखिए वहां पर सुकून, एकदम आराम से सब लोग अपना काम कर रहे हैं, और एक सुकून भरा दृश्य लग रहा है। उसको देखते ही आंखों में ठंडक पहुंचती है कि अरे हाँ, कितना सुकून वाला ये दृश्य है। महिलाएं पानघट पर पानी भर रही है, एक बकरी आराम से चल रही है, एक आदमी वहां खड़ा हुआ है, शायद अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है, कोई सड़क पे चला जा रहा है, शायद कोई सब्जी वाला सब्जी बेचने जा रहा है, कोई लकड़ियों का गट्ठर सर पे उठाए ला रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पर दृश्य आप देख पा रहे हैं। और चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड रहेगी अगली भी। देखिए स्क्रीन पर, बहुत बारिश हो रही है। हाँ, देखते ही पता चल रहा है ना बारिश का मौसम है करके। हो रही है। और स्कूल से वहाँ एक लड़की है, लेकिन उसको खुद की परवाह नहीं, उस बिल्ली की परवाह है। अरे वाह वाह वाह, ये तो मैंने भी नोटिस नहीं किया था। बहुत सुंदर। किसी ने बोला ये स्कूल छूटने का दृश्य है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। किसी ने कहा कि बिल्ली को बारिश से बचा रही है, अरे वाह। और किसी ने कहा कि ये बारिश का मौसम है। और आपने बिल्कुल जितने भी अभी तक बोले वो सब सही है। किसी ने बोला ये स्कूल छूटने का दृश्य है, कैसे आपको अंदाजा लगा? बहुत सारे
बहुत सारे बच्चे, लेकिन स्कूल आते वक्त कितने होते? वहाँ कोई भी बड़ा नहीं दिख रहा है, सब बच्चे ही है। और उधर थोड़ा स्कूल का दिख रहा है हाँ, वो दीवार। स्कूल का गेट जैसा कुछ दिख रहा है, सीढ़ियों से बच्चे उतर के सड़क पर आ रहे हैं। ये सामने दो लड़कियां हैं, वो क्या देख रही है छाता लेके, जो झुक करके? नाले में देख रही है वो दोनों। हाँ, पानी कहाँ जा रहा है, कितनी उत्सुकता होती है ना हमें इस उम्र में। हम लोग हर चीज को देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है। वो दो लड़कियां देख रही है, पानी तो इतना जमा हो रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, वो ध्यान से वहां पर देख रही है। एक लड़का तो ओके। खुलेआम से मस्ती कर रहा है बारिश में। आप में से भी कुछ लोग होते हैं जो छाता या रेनकोट होने के बाद भी स्कूल से भीगते हुए घर आना पसंद करते हैं, और झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं बीच रास्ते में था तो अब बारिश शुरू हो गई थी। तो ठीक है, ये बचपन है, आप एंजॉय करिए, बारिश का आनंद लीजिए। अपने साथ जैसे वो बिजली का ख्याल रख रहे हैं, बाकी जानवरों के प्रति प्रेम भाव रखिए। एक वहां पे बच्चा दिख रहा है जो किताब को ही उसने छतरी बना ली है, देखो। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ, ये तो बड़ा सुंदर चित्र देख रहे हो आप लोग। ये वर्षा एक मौसम लड़की का। तो बस में बैठी है और बाहर बस, देख रही है सबको। हाँ एक लड़की, बस वो शायद मेरे ख्याल से कार है शायद। हाँ, तो वो कार में बैठी है और बाहर का दृश्य देख रही है। तो कभी कभी हम लोगों को एक सेफ यानी सुरक्षित जगह बैठकर भी बारिश का दृश्य देखना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को कीचड़ पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को गड्ढों में भरा पानी पसंद नहीं होता। तो ऐसे लोगों को ना अपने घर में बैठकर खिड़की से या बालकनी से बारिश देखना पसंद होता है। और कुछ, चलिए। तो एक बच्चा बहुत आनंद ले रहा है, छता नहीं है, कुछ नहीं है, दोनों हाथ फैलाकर, उसने दोनों हाथ फैलाकर रेनकोट की। चिल्ला रहा है। हाँ, चलिए अगले चित्र की तरफ जाए हम लोग। हाँ सर। हाँ, ओहो, देखिए जरा, ये एक मेला है। मेला ये मेला लगा है। और कुछ, और कुछ संभावना मेला है? है और बहुत खुश और लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। बलून बलून है किसी के हाथ में। ओके, ये एक तरह के का मेला भी लग रहा है। और ध्यान से देखे तो एक अम्यूजमेंट पार्क जैसा कुछ है ना। ओके। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, amusement park। उसमें क्योंकि वाटर स्लाइड भी आप देख रहे हैं, पानी का जो स्लाइड होता है वो देख रहे हैं। हाँ सर। ऊपर अगर आप, मुझे मुझे शंका है कि सर स्क्रीन पे वहाँ आप गिलहरी भी है, छोटी सी छोटी सी गिलहरी। गिलहरी दिख रही, इतने मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे मेरा चश्मे का नंबर बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। सर है उधर वाटर के उधर थोड़ा हो, सा। तो आपके देखिए कितनी सुंदर निरीक्षण शक्ति है। आप लोगों ने गिलहरी को भी देख लिया, मैं स्पॉट नहीं कर पाया था उसको। बहुत और सुंदर। सर बतख भी है उधर। बतख स्टॉप भी है जहाँ लिखा है ना उधर, उधर, वो जो बतख भी रेड है, कलर हाँ, का। बतख भी है उधर, नाइस। और क्या क्या देख पा रहे हैं आप इस चित्र में? और दो बच्चे भाग रहे हैं एक के पीछे एक। और एक एक बच्चों के हाथ में एक ही गुब्बारा बलून। है ग्रीन कलर का। और दूसरे बच्चे के हाथ में चार चार है। हाँ, मतलब यहाँ पे गुब्बारों के बारे में असमानता है किसी के हाथ में अधिक है, किसी के हाथ में कम है। तो एक कुछ अम्यूजमेंट लोग पार्क का वो घोड़े पे बैठे हैं और मजा ले रहे हैं। हाँ, घोड़े पे बैठकर राइड का आनंद ले रहे हैं, और वो गोल गोल घूमता है तो रोमांचित हो उठते हैं बच्चे। अरे और वाह, वो बहुत। तोता भी उड़ रहा है। आप कक्षा 7वीं में है ना? हाँ तो सर। शायद, हाँ, 7वीं की ट्रिप जाती है, पता है कहाँ पर जाती है? हर वाटर। साल। हाँ, हर साल वाटर पार्क जाती थी, पिछले 2-3 सालों में तो गए थे हम लोग। तो वहां पर ये सब आप लोग मजा आनंद ले सकते हैं वहां पर। ऐसी हाँ सर बहुत सर। वहां सारी पर एक राइड्स। तोता भी है, वो अकेला ही। तोता भी है? अकेला बैठा है तोता, कहाँ पर है? सर वो घोड़े का जो है ना उसके ऊपर देखो। ओके। हाँ हाँ, चलिए, अच्छी बात है। तो आप लोगों का निरीक्षण बहुत अच्छा है। तो देखिए बच्चों, चित्र हम सभी को बहुत पसंद होते हैं, और उनको देखना, उनको समझना, और उसमें क्या चीजें हैं वो देख पाना। मैं जैसे कहा और कि वहां पर एक एक मकान भी है शायद, वह मकान है, ग्रीन और रेड और वाइट कलर का। रेड व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है, हो सकता है वो चेंजिंग रूम हो सकता है वो हाँ टॉयलेट हो, या कुछ स्टॉल हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है वो। चलिए, तो आपने इस अम्यूजमेंट पार्क को देखा, वहां पर बच्चे अलग अलग तरह से आनंद ले रहे हैं, गुब्बारे भी हैं, पशु पक्षी भी वहां पर कुछ दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन चित्रों का आपने निरीक्षण किया। तो आपको चित्रों का निरीक्षण करते समय, चित्र देखना हम सभी को पसंद है, और चित्रों का निरीक्षण करना भी हमको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि चित्रों का निरीक्षण करने से हमारे भाव जो मन के हैं वो बहुत अच्छे से उभर कर बाहर आते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शुरू में कुछ 4 पंक्तियां बताई थी। मैंने शुरू में 4 पंक्तियां बताई थी, अभी और 4 पंक्तियां उसी कविता से बताता हूँ। चित्रों के रंग जीवन में रंगों को भरते हैं, चिंतन के सपनों को साकार करते हैं। बनता वही चित्र जो भीतर से देखते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिश्रा अयोध्यावासी, इनकी एक जो कविता आपको बताई, किरण मिश्रा अयोध्यावासी, उसकी कुछ पंक्तियां मैंने अभी आपको बताई थी। तो वही है कि हम लोगों की जो मन में जो भाव होता है, जब हम चित्र बनाने बैठ जाते हैं तो वो भाव हमारे चित्रों के रूप से उभरते हैं, और उस चित्र के भाव को पढ़ना सामने वाले अगर वो सही से पहचान जाता है तो चित्रकार को भी आनंद हो जाता है। काफी बार कुछ पेंटिंग्स एब्स्ट्रैक्ट होती है, अगम्य होती है। हम अगर कभी जाए चित्रकला दालन में तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चित्रकार को ये क्या कहना है, यहाँ पे क्या कलर दिख रहे हैं। तो मन के भाव होते हैं वो चित्रकार के। आप छोटे बच्चों को भी देखिए, उनके हाथ में चौक या कोयला या क्रेयॉन कुछ भी मिल जाए तो वो दीवार पर कुछ अजीब सा बना के रखते हैं, क्योंकि चित्र बनाना हमारा एक स्थायी भाव है, हमारा एक मतलब उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया वो होती है। चलिए अभी हम लोग अपने समापन की ओर बढ़ते हुए मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा। क्या आप लोगों को मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं? आप लोगों को मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं प्यारे बच्चों? नहीं सर। कोई शब्द जो मेरे बोलते समय नहीं सर, गलत कोई भी नहीं, उच्चारण आपने हुआ? बहुत अच्छे किया। थैंक यू प्यारे बच्चों। कोई शब्द जो आपने सुना लेकिन समझा नहीं कि सर ये थोड़ा अटपटा सा है, मैंने इसके बारे में सुना नहीं, या कोई मैंने उदाहरण या कोई वाक्य बताते समय कुछ आपको कंफ्यूज किया हो, या मैंने मराठी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया तो इसमें कुछ दिक्कत हुई आपको कुछ समझने में? हेलो, माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। हेलो। नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई समस्या नहीं। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आप अपनी किताब को देखिए, अगर आपको मिल चुकी हो तो। उस किताब में हमने पहली इकाई में वाचन मेला देखा ना, दूसरी इकाई का पहला पार्ट कौन सा है वो देख लीजिए वहां पर, और उसके बारे में आप बोल कर देखिए कि आपको क्या क्या है। और किताब के अंत में ना एक चित्र कथा भी है, और वहां पे एक सवाल ऐसा लिखा है कि इन चित्रों में क्या हो रहा होगा कल्पना करिए, ऐसा उसमें लिखा है। ठीक है, तो ये आप सर अपने मन दूसरी से इकाई में करिए। डाकघर का चित्र है। दूसरी इकाई में डाकघर का चित्र है, मेरे ख्याल से अस्पताल का चित्र है। दूसरे इकाई में डाकघर शायद पिछले साल पड़ा होगा मुझे लगता है। हाँ। हाँ, इस साल शायद पहला, शायद नहीं, दूसरी इकाई में पहला जो चित्र वाचन है वो अस्पताल है, और अस्पताल का दृश्य हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अभी मैं समापन की ओर बढ़ता हूँ। आपके मन में कोई भी शंका हो तो प्लीज माइक ऑन करिए और मुझसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं हो तो मैं आपके लिए स्वाध्याय देते हुए अपने इस पाठ को विराम देना चाहूंगा। हाँ, तो बच्चों आपके लिए एक स्वाध्याय है जो आप खुद बनाएंगे, आपकी सृजनशीलता को दर्शाएंगे। जैसे पुस्तकों से संबंधित कोई एक घोष वाक्य बनाओ। घोष वाक्य मतलब नारा, आपण नारे लावतो ना एखाद्या प्रभात फेरीमध्ये किंवा एखाद्या कार्यक्रमात आपण नारे लावतो ना, त्या प्रकारचं एखादं घोष वाक्य तुम्ही तयार करा, पण तो पुस्तकाच्या संदर्भात असला पाहिजे, म्हणजे त्यामध्ये पुस्तकांचा उल्लेख असला पाहिजे। ओके, पुस्तकों से संबंधित कोई एक घोष वाक्य बनाओ, कुछ भी वो हो सकता है, लेकिन इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद अपने मन से 2 लाइन बनाइए, 2 पंक्तियां बनाकर देखिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। उसमें किताब का उल्लेख होना चाहिए, और आपकी दृष्टि से किताब क्या महत्व रखता है ये भाव उसमें प्रकट होना चाहिए। और वो घोष वाक्य आप अपने शिक्षक को बताइए कि मैंने पहले पाठ का ये घोष वाक्य बना के दिखाया है। ठीक है, ये कर पाएंगे सभी लोग? सर पुस्तकों को पढ़ो पढ़ो आगे हम सब चलो चलो। पढ़ो पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो पढ़ो हम सब आगे चलो चलो। वेरी गुड, ये भी एक। हाँ बताइए, प्लीज बताइए। अरे वाह, मुझे लगा कि आप लोग टाइम लेंगे, आप तो बहुत फास्ट दे रहे हैं। बिना बोले बहुत कुछ सिखाती है, अपने हाँ। भीतर ब्रह्मांड दिखाती है, जैसे देती है जानकारी, इसीलिए तो किताबें सच्ची मित्र कहलाती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप लोगों ने जिन्होंने अभी
अपनी घोष वाक्य बताए हैं, बहुत सुंदर बताए हैं। तो ऐसे घोष वाक्य आप अपने मन से और लिखिए, उनका एक संग्रह करिए, और इससे संबंधित नहीं अन्य भी घोष वाक्य आप बना सकते हैं। तो बाकी और कोई बताना चाहेगा कोई घोष वाक्य किताबों से संबंधित? आप में से कोई और कोई प्रयास पुस्तक है करना? हमारे मुझे लगता है मित्र, कितने उनका लोग जुड़े हैं, बनाओ चित्र। 116 लोग जुड़े हैं, और मुझे 3-4 ही उत्तर आ रहे हैं। कोई बता सकते हैं? और पुस्तक है हमारे मित्र, उनका बनाओ चित्र। अरे वाह, बहुत सुंदर। पुस्तक है हमारे मित्र, उनका बनाओ चित्र। नाइस, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और कुछ? पुस्तक ज्ञान का वह भंडार है जिसे बांटने से वह और बढ़ता है। आप रे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पुस्तक ज्ञान का भंडार है जिसको बांटने से वो बहुत बढ़ता है। नाइस। और 116 लोग हैं, और एक दो आने दीजिए। रेखा मैडम, हमारे पास समय है। 9 रत्नों से बढ़कर किताब अनमोल रत्न है। 9 रत्नों से बढ़कर किताब अनमोल रत्न है। बहुत सुंदर। 9 रत्नों में से भी बढ़कर किताब है, क्योंकि ये पूरे बैठे बैठे पूरी दुनिया का हमें नजारा देते हैं, और पूरे विश्व का ज्ञान हमें देने की क्षमताएं रखते हैं किताबें। बहुत सुंदर आप लोगों ने घोष वाक्य बताए बच्चों। तो ऐसे घोष वाक्यों का संग्रह करो, अपने मन से ऐसे घोष वाक्यों की रचना करो, और अपने स्कूल की लाइब्रेरी या ग्रंथालय जो भी है आपके यहाँ, या वाचन कोपरा अगर आपके स्कूल में हो, तो वहां पर ऐसे घोष वाक्य अपने सुंदर हस्ताक्षरों में लिख के रखो। ओके। अब दूसरा है, इंटरनेट की मदद से फ्लिप बुक अथवा ऑडियो बुक पढ़े। फ्लिप बुक आपको आपके टीचर उपलब्ध करा सकते हैं, आपके पाठ्य पुस्तकें कुछ लोगों को मिली भी होंगी। और इसके अलावा आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको बहुत सारी फ्लिप बुक्स मिल सकती है, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में। फ्लिप बुक जैसे आप ये किताब का पन्ना पलटाते हैं ना, ऐसे वैसे आप स्क्रीन पर किताब के पन्ने पलट सकते हैं फ्लिप बुक में। पीडीएफ बुक से आप परिचित है। ऑडियो बुक शायद अभी तक आप परिचित है कि नहीं पता नहीं, परंतु आप ट्राई करिए, अलग अलग गानों के ऐप होते हैं, वहां पर सर्च बार में स्टोरीज टाइप करके देखिए कोई स्टोरी आती है क्या। तो इस प्रकार से आप इंटरनेट की मदद से फ्लिप बुक पढ़िए, ऑडियो बुक पढ़िए, और अपने आप को वाचन समृद्ध करिए। लेखक अपने पुस्तकों से तो जीवित रहता ही है, लेकिन पुस्तकों को जीवित रखना किसका काम है? हम वाचकों का, हम पाठकों का काम होता है। और अपने आप में वाचन संस्कृति का बचपन से अगर हम लोग उसको परिपोषित करते हैं, तो हम अच्छे वाचक होते हैं। ओके। नहीं तो पढ़ लिखना तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने एक सुंदर इस पर पंक्ति कही है कि जो साक्षर नहीं है उनको अनपढ़ कहकर हम उन लोगों के लिए कोई शब्द नहीं छोड़ते हैं जो पढ़ना लिखना तो जानते हैं परंतु पढ़ते कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगा। किसी को कुछ आखिरी कुछ बोलना हो तो? धन्यवाद।